नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज शपथ ली और उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। भव्य समारोह जयपुर राजधानी के केंद्रीय संग्रहालय के बाहर यानी एल्बर्ट हॉल के सभागार में बाहर मंच पर भव्य आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में देश में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग और देश भर से राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। कार्यक्रम जितना भव्य था, व्यवस्था उतनी ही बदहाल थी। जिस तरह से कार्यकर्ता आए और नाराज होकर, परेशान होकर लौटे, वो अपने आप में एक सवाल है कि ऐसा मैनेजमेंट क्यों हुआ। लेकिन आज पहला दिन है, शुभारंभ है, प्रारंभ है, तो उसमें सिर्फ अगर हम बद इंतजामी की या नकारात्मक बात करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम शुरुआत करते हैं शुभकामनाओं के साथ नई सरकार को, बधाई के साथ नए मुख्यमंत्री को, और क्या कुछ नए मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं होंगी और कब कैबिनेट बनेगी। अगले 1 घंटे में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेश कटारा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, गोविंद छिपा जी हैं बीजेपी से, राधेश्याम उपाध्याय आम आदमी पार्टी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद छिपा जी, आप परसों बोल रहे थे कि बस किसी भी समय यानी कल शाम तक 24 घंटे में, परसों कहा था, गोविंद छिपा जी नजर नहीं आते। राजेश कटारा जी, आपके पास राजेश कटारा जी भी नहीं दिख रहे हैं। तो राधेश्याम उपाध्याय जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राधेश्याम जी, आज का समारोह आपने देखा होगा जरूर, मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए, और मुख्यमंत्री से आपकी पहले दिन से उम्मीदें क्या है? देखिए मीना जी, सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली है और अब एक नए विजन और नए मिशन के साथ राजस्थान की जनता में जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। तो उसमें जैसे हमने देखा कि जो पिछली बार कैसा का रहा आज का घटनाक्रम, शपथ ग्रहण समारोह? कैसा रहा आज का कार्यक्रम? देखिए शपथ ग्रहण समारोह बढ़िया था। और मैं उसमें ये तो नहीं कहूंगा कि कमियां तो रह सकती है, बड़े आयोजन होते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना है कि अब नए मुख्यमंत्री से हम आशा और उम्मीद करते हैं, मैं ही नहीं पूरा राजस्थान करता है, कि जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में देश के प्रधानमंत्री मुख्य रूप से जो प्रेजेंट हुए थे, जिन वादों को लेकर वो प्रेजेंट हुए थे, अब उन पर काम करना, न कि वहां से गली निकालने का काम नहीं करना है। क्योंकि अब उन्होंने जैसे जो 10 बड़े वादे किए थे कि पेपर लीक जैसी घटनाएं हो, या राजस्थान के अंदर महंगा पेट्रोल डीजल हो, या बेरोजगारी की बात हो, या किसानों की बात हो, इन सब पर चर्चाएं हो चुकी है, उन्होंने वादे किए हैं। अब राजस्थान की जनता को ये वादे पूरे करके दिखाए, ये भारतीय जनता पार्टी। जी, तो जो वादे किए हैं वो पूरे करके दिखाएं। 5 साल का समय है और कार्यभार ग्रहण करने, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली अपेक्षाएं जो होती हैं वो एक मुद्दा है कि शुरुआत उन्हें कहाँ से करनी चाहिए, पहला काम कौन सा करना चाहिए। गोविंद छिपा जी, आपने 48 घंटे बाद पहले कहा था कि बस जल्द ही कैबिनेट की तस्वीर साफ हो जाएगी, कुछ हुई है? नहीं, अभी तो देखिए आज तो अपन सबके सामने है कि कैबिनेट का अभी नहीं बन पाया है। मीटिंग लगातार चल रही है, शायद आजकल में ही जो कैबिनेट की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। मुझे उम्मीद थी कि आज कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे, पर वो नहीं हुआ। वही तो पार्टी के हाईकमान और वरिष्ठ नेता ही आज क्यों नहीं किया उन्होंने, वो तो वही बता सकते हैं। मेरे पास तो इतनी सी जानकारी है कि आज जो आपके पास है वो मेरे पास है। बाकी अब जल्दी हो जाएगा, अब तो बचा ही क्या है, अब तो सब कुछ हम तो तय है, पार्टी सबके के सामने है। प्रवक्ताओं को इसलिए बुलाते हैं कि आपसे हमें जानकारी मिले और हमारे दर्शकों को भी मिले। आप हमसे दुरुस्त होते हैं तो फिर विचारणीय है कि मतलब पार्टी में केंद्रीकृत जो पूरा व्यवस्था हो गई है उसमें कैसे अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुधारा जाए, फिर तो ये बहस का विषय होगा। राजेश कटारा जी, कैसा रहा आज का मैडम, एक तो शपथ ग्रहण आपकी समारोह? आवाज बहुत कम आ रही है।
पॉसिबल है थोड़ा-सा, मैं यहाँ पे तो मैंने प्रॉपर जी। अपना कर लिया, आपकी आवाज़ बहुत कम पहुँच रही है मेरे तक। जी, मैं थोड़ा और ज़ोर से बोलने की कोशिश करूँगी। राजेश कटारा जी, कैसा रहा आज का शपथ ग्रहण समारोह? आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी नमस्ते, मीना शर्मा जी। जी, नमस्ते जी। जी, शपथ ग्रहण समारोह तो अच्छा ही रहा और हम बधाई देते हैं नए मुख्यमंत्री जी को और उनके साथ जो मंत्रिमंडल जो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। अच्छा है, राजस्थान की जनता को नए मुख्यमंत्री मिले हैं, नई उम्मीद के साथ मिले हैं। जिस उम्मीद के साथ ये सत्ता में आए हैं और जनता ने इन पर भरोसा जताया है, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे और जिस तरह की कई योजना है, उनको तुरंत प्रभाव से चालू करें और वो कंटिन्यू चलती रहें। इसी उम्मीद के साथ हम इनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज जी, जनता के लिए और सभी के लिए अच्छा है कि मुख्यमंत्री चुना है और वो जनता की भावना पर वो खरा उतरे। जी। जी मीना शर्मा जी। महेश शर्मा जी, जी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों को लगता है जितने वादे किए हैं पूरे करें। पहले दिन जब हम चर्चा करते हैं सरकार बनने की, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो कैबिनेट बनेगी वो एक बात है। 48 घंटे से मुख्यमंत्री का नाम हुए तो लगभग 72 घंटे हो गए हैं। अभी तक उनकी टीम कौन-सी होगी, किस तरह की होगी, पार्टी उस पर काम नहीं कर पाई है। हम एक बात ये भी कर रहे थे कि क्या चुनाव सुधारों की प्रक्रिया पर जितनी चर्चाएं हुई हैं और जितने सुधार हुए हैं, अब उसमें और पुनर्विचार का वक्त आ गया है कि जैसे चुनाव की तारीख घोषित की जाती है, उसके बाद मतदान की जाती है, उसके बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की और कैबिनेट की और पहले विधानसभा के सदन की भी तारीख चुनाव आयोग द्वारा ही तय कर दी जानी चाहिए। देखिए, ये विधानसभा का सत्र आहूत करने वाली जो बात होती है वो राज्यपाल पर डिपेंड करती है। चुनाव आयोग का तो यह है कि चुनाव करा दिए, मतगणना दिए और परिणाम घोषित करवा दिए और उसके बाद में 3 दिन वो 72 घंटे का और समय होता है, वो पूरा करके उसका अपना काम पूरा हो जाता है। अब सवाल आता है कि राज्य सरकार का जो नई बनी है या वो पुरानी जो भी रही है या दोबारा जो सत्ता में आई है, उनका दायित्व होता है कि अब वो काम पे जुट जाएं जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और विधानसभा को आहूत करना और विधानसभा का गठन करना, ये सारे कार्य राज्य सरकारों पे छोड़ दिए जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जैसे ही अभी कैबिनेट का गठन भी होगा, कैबिनेट में करीब-करीब सभी क्षेत्रों का जो छूट गए हैं, जयपुर संभाग तो पूरा का पूरा एक तरह से पूरी तरह से जयपुर संभाग आ गया एक तरह से। अब बाकी आपके कोटा, कोटा और मेवाड़ का इलाका है, मारवाड़ का इलाका, बीकानेर का इलाका, शेखावाटी का और पूर्वी राजस्थान का, इसमें मंत्री लिए जाएंगे और अपेक्षा की जाए कि ये जल्दी ही इनका गठन हो और जनता के काम, रुके हुए काम पूरे हों, शुरू होने लगे और सरकार की जो अपनी जो नीतियां और जो काम जो उन्होंने घोषणाएं संकल्प पत्र में व्यक्त की हैं, उन्हें अब वो पूरा करने के लिए आगे बढ़े। जी, तो ऐसे में सवाल एक और उठता है, आज जिस तरह से सुबह-सुबह जितना ज़बरदस्त ढंग से ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ, लोगों को जो परेशानी हुई, बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर के जो लोग आए और उसके बाद परेशान होकर वापस गए। सैकड़ों कुर्सियाँ बल्कि हज़ारों कुर्सियाँ खाली पड़ी रही और लोग बाहर खड़े रहे। बड़ी अव्यवस्था भी दिखी और साथ ही सवाल भी उठा, राजीव तिवारी जी, कि क्या शपथ ग्रहण समारोह ऐसे इतने भव्य और इस तरह से पब्लिक उसमें होने चाहिए या फिर राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह जो पहले होता था उसी प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, राजभवन में पहले होता था वैसा ही होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि शोबाजी ज़्यादा हो गई है कि कितनी भीड़ दिखानी है, कितने बड़े नेताओं को दिखाना है, ये सारी चीज़ें। मेरा तो एक सुझाव इतना सा है कि जब इस तरीके के कार्यक्रम किए जाएँ तो उस दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाना चाहिए, जिससे कि जो लोग ऑफ़िस जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं या प्राइवेट नौकरियों पे लोग जा रहे हैं, तो
उनको, और जो लोग वैसे भी सामान्य तौर पर बाजार तो कंप्लीट बंद उस दिन शहर में हो जाना चाहिए। आप देखिए कि पहले अमरूदों के बाग में तमाम आम सभाएं और ये होती थी, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने स्वयं प्रसंज्ञान लेकर और वहां पे ये सारी चीजों पे रोक लगाई कि इससे ये बिल्कुल प्राइम रोड है और यहाँ से हॉस्पिटल के भी, 2 बड़े हॉस्पिटल्स के भी रास्ते जाते हैं, एम्बुलेंस रुक जाती है और शहर में बड़ी अव्यवस्था हो जाती है। तो उन्होंने वहां पे आम सभाएं और जो दूसरे मेले वगैरह लगते थे सब पर रोक लगा दी। तो ऐसा ही कुछ माननीय न्यायालय को चाहिए, या तो वो ऐसा करे, और अगर ये राजनीतिक दल नहीं मानते फिर भी चाहते हैं कि भाई हम बड़े बड़े आयोजन और बीच शहर में करें जिससे कि आसानी से भीड़ जुटा सकें। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि शहर के बीचों बीच करने का, कि आसानी से लोग बाहर से ना बुलाने पड़े, शहर के लोगों को ही यहाँ के नेता जुटा लें। लेकिन इससे जो अव्यवस्थाएं फैलती हैं और जो सारा सिस्टम, मतलब शाम तक लोग परेशान रहते हैं, 2-2 दिन परेशान रहते हैं। एक दिन तो रिहर्सल में गुजर जाता है, दूसरे दिन फिर वो आयोजन में गुजर जाता है। तो ये चाहिए कि एक दिन का पूरा एक सार्वजनिक अवकाश और पूर्ण बंद घोषित किया जाए कि भाई आज शहर में नई सरकार जो है वो शपथ ले रही है, तो सब लोग उस जलसे में जाएं और उसको मनाएं अपने तरीके से, और जिनको नहीं जाना है वो अपने घर में रहें, लेकिन शहर में एक अव्यवस्था तो नहीं फैले। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए बीच में रामलीला मैदान में सभाओं पे रोक लगी थी, अब वो वापस शुरू हो गई वहां पे। तो या तो इस तरह की व्यवस्था की जाए कि पूरा जो सरकारी प्राइवेट दफ्तर तमाम जो मतलब पूरे शहर में छुट्टी का माहौल हो, लोग अपने अपने कामों से मुक्त हो, और उसके बाद आप चाहे जाकर शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल हो या डिजिटली देखें, ये आपकी मर्जी है। जगदीश शर्मा जी, एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू ये है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आते हैं पूरे प्रदेश भर के, कुछ अपनी मर्जी से आते हैं, कुछ बसों में भर के आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं, माफ कीजिएगा, और वो वहां पर जितना परेशान होकर वापस जाते हैं, आज की कुछ तस्वीरें अगर आपने देखी हो तो बहुत मतलब बैरिकेड्स तोड़ने की नौबत आ गई थी कि भीड़ बैरिकेड्स को तोड़ देगी। भीड़ को सामने दिख रही थी कि आगे की तरफ कुर्सियां बहुत सारी लगी हैं और वो खाली हैं, और वो प्रधानमंत्री की एक झलक उन कुर्सियों पर जाकर देखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं आने दे रही थी। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं और जनता का पर्सपेक्टिव कि जनता को एक झलक अपने प्रधानमंत्री की देखने को मिल रही है, नेताओं को अपनी ताकत प्रदर्शन का मौका मिल रहा है। आज इस बात को लेकर चर्चा होगी कि शपथ ग्रहण में कितनी भीड़ हुई, तो वो एक बहुत सबसे जिसको कहना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय होगा कि प्रधानमंत्री आए और कितनी भीड़ जुटी वहां पर। मीना जी, ऐसा है कि मैं आप सब लोगों की भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी भी भावना यही है, और मैं चाहता हूँ कि ये राजभवन में का जो हॉल है, उस हॉल में इसको आयोजित कर लिया जाए, वहां से टेलीकास्ट कर लिया जाए, टीवी पर, मोबाइल पर, सब जगह मिल जाए, तो लोग सब देख लेंगे, राजस्थान भर में देख लेंगे। अभी तो क्या है कि बाहर से अगर मान लो कार्यकर्ता आ रहे हैं तो बेचारे सैकड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से, या पार्टी भी कर रही होगी तो वो पैसा तो खर्च होता ही है। एक आयोजन करोड़ों रुपए का हो जाता है। इतनी सी बात में क्या है, शपथ ग्रहण में ऐसा क्या हो रहा है? शपथ ग्रहण है, चीफ मिनिस्टर खड़े होंगे राज्यपाल के सामने और राज्यपाल उनको शपथ दिला देंगे। हमारे यहाँ सुप्रीम हाई कोर्ट के जो जज है, उनके शपथ ग्रहण का पता चलता है क्या कि वो शपथ ग्रहण वो भी गवर्नर ही दिलाते हैं? तो कोई पता नहीं चलता। लेकिन ये देखिए, 2 दिन पहले भी आपके साथ बात हो रही थी तो मैंने यही कहा कि बीजेपी अपने आयोजनों को एक पंप एंड शो के साथ बाकायदा सेलिब्रेशन करके करती है, चाहे वो सभा हो, चाहे वो शपथ ग्रहण हो, या कोई भी इस तरह का आयोजन। तो ये ऐसे करते हैं जैसे कि बहुत बड़ी घटना हो रही हो, जबकि मेरे हिसाब से वो घटना तो उतनी बड़ी होती है जितनी होती है। लेकिन आज बताइए, इतने केंद्रीय मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इतने स्टेट्स के सीएम, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, सारे जितने बड़े बड़े लोग हैं, और कोई 50 साधु संतों को अलग बुला रखा था। वो बेचारे परेशान हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अपने ठिकाने पे बैठते तो ज्यादा बेटर था। यहाँ आकर 2 मिनट की बात थी कि मैं शपथ पूर्वक ये कहता हूँ कि मैं आप जनता के लिए सेवा करूंगा। इतनी सी बात कहने के लिए इतना जमावड़ा क्यों लगा?
ये तो क्या अगर वो शपथ उनकी नहीं सार्वजनिक तरीके से नहीं दिखाई जाती तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनते ही हो तो चीफ मिनिस्टर। राजभवन में अगर 10 आदमियों के बीच में भी वो शपथ लेते तो चीफ मिनिस्टर ही होते। जितना समय और जितनी ऊर्जा शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में लगी, गोविंद छिपा जी उतनी एनर्जी कैबिनेट बनाने में और सरकार को काम शुरू करने में लगाते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? आप महसूस क्या करते हैं पार्टी की प्रवक्ता कार्यकर्ता होने के नाते? मीना जी, मैं सब लोगों की बात सुन रहा था। राजीव जी ने भी कहा, जगदीश जी ने भी कहा और आप भी कह रहे हैं, ये बात तो ठीक है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि एक नेता जब चुनता है और जब वो नया पदभार ग्रहण करता है, आम जो उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम भी ऐसे आयोजनों को देखें, पास से देखें, अपने नेता को पास से देखें। तो ये कोई पहला अवसर तो है नहीं कि जिससे कोई हमने ही परिपाटी शुरू कर दी, ऐसा भी नहीं है। पहले गहलोत साहब भी अमरूदों के बाग में लेते आए हैं, औरों ने भी लिए हैं, सभी लोग लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं इसमें कोई बात नहीं है कि जनता को कम से कम परेशानी हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरे, आप जो कह रहे थे बार-बार, आप जगदीश जी ने भी कहा, राजीव जी ने भी कहा कि भीड़ जुटाने वाली बात है। देखिए, कोई चुनाव की रैली तो थी नहीं और ना कोई हमको कोई चुनाव जीतने की अभी चाह थी। चुनाव तो हम जीत चुके हैं, सीट पे हम आ चुके हैं। इसलिए अभी कोई हमको भीड़ दिखानी है किसी को, इसलिए हमने ऐसा किया है। ये तो आप थोड़ा-सा ज्यादती कर रहे हैं हम लोगों के साथ। हमने कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये जनता का भी परसेप्शन होता है कि हम इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बने। राजभवन में होता तो एक आम आदमी की एंट्री तो वहाँ हो नहीं पाती। मेरे जैसे या आम कार्यकर्ता अगर कोई इस तरह के आयोजन का हिस्सा बनना चाहे तो राजभवन में तो हो नहीं पाता। राजभवन में तो एक लिमिटेड जो भी लोग होंगे, तो 50, 200, 500 लोग वही जा पाते। इसलिए ये भीड़ जुटाने वाली बात है, ये तो थोड़ा-सा मैं इससे असहमत हूँ। और अवकाश वाली बात है, तो देखिए, अवकाश तो घोषित करना संभव नहीं है, क्योंकि ये केवल एक 1 डेढ़ घंटे का थोड़ा-सा पब्लिक को परेशानी होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी 12:30 बजे लैंड कर गए थे और उसके बाद वो करीब 12:45, 12:50 पे आयोजन स्थल पे आ गए और 5, 7, 10 मिनट उसमें जो इसमें लगा समय, उसमें लगा और बाद में हाथ जोड़ के उसमें चले गए। किसी का कोई भाषण है, किसी का कोई आज इस तरह का कोई मौका भी नहीं था। ना किसी ने किसी के 2 शब्द किसी को बुलवाने थे, आज ये आयोजन भी ऐसा नहीं था। तो इसलिए थोड़ा-सा कई बार होता है ना कि देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आम जनता की भागीदारी कई बार आम जनता इस तरीके से भी करना चाहती है कि भाई हम भी तो देखें, हम भी तो जाने पास से। नहीं तो राजभवन में या कहीं भी बंद कमरे में या बंद शामियाने में इस तरह के आयोजन हो जाएंगे तो आम जनता तो दूर ही रह जाएगी। फिर तो राजा महाराजाओं के जमाने में इसमें कोई फर्क नहीं। हाँ, आप सबकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि जनता की परेशानी कम से कम हो, इसका प्रयास हम करेंगे। जी, राजेश कटारा जी, आपके यहाँ भी इस तरह के भव्य आयोजन हो रहे हैं आजकल। आप भी गोविंद छिपा जी की बात से सहमत है कि इसमें कार्यकर्ता का और जनता का जुड़ाव होता है कि वो अपने नेता को शपथ लेते हुए इस कार्यक्रम को देखना चाहता है करीब से, प्रत्यक्ष रूप से वहां पर खड़े होकर। राजभवन में हर किसी की प्रेजेंस संभव नहीं है, राजभवन की एक सीमा है, वहां एक सुरक्षा मुद्दा है, इसलिए ऐसे आयोजनों को बाहर लाया गया है। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इस तरह के आयोजन से वैसे तो बचना ही चाहिए, क्योंकि जो मैसेज दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से जाता है, जनता को परेशानी तो होती ही है। वैसे शुरुआत बीजेपी वालों ने की है। सबसे पहले वसुंधरा जी ने जनपद पर शपथ ली थी। हमारे माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी तो उससे पहले राजभवन में शपथ लेते थे। तो शुरुआत तो इन्होंने की है, उसको भव्य बनाने की। इस तरह के कैबिनेट मंत्री अच्छा भव्य बनाइए। राजस्थान का शपथ ग्रहण समारोह, राजस्थान के नेता आते रहे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अपने कितने रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, अपने गृह मंत्री जी आ रहे हैं, पूरे भारत के सीएम भी आ रहे हैं। तो इस तरह का भव्य आयोजन की मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है इतना दिखाने की, इतना दलबल दिखाने की। क्या जरूरत है? राजस्थान का अगर शपथ ग्रहण समारोह, राजस्थान के कुछ लोग आ सकते हैं, अच्छा है, आयोजन अच्छा करिए। पर जिस तरह से पैसा खराब हो रहा है जनता का, उससे ज्यादा अब इन्होंने, जब हम सत्ता में थे उस समय बोलते थे कि कांग्रेस को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। अब जब इनको 3 तारीख को इनको जब समर्थन मिल गया, इनको बहुमत मिल गया, उसके बाद में आज इन्होंने 12-13 दिन लगा दिए। उसके बाद अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ, अभी तक इनके पास मंत्रिमंडल ही नहीं बना अभी तक। तो
तो ये कैसे इन पे वो करेंगे? अभी जश्न मनाने में डूबे हुए हैं, कभी तो कह रहे हैं साहब जनता के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तो उस पर काम करना चाहिए। जब इनको जनता ने बहुमत, जनता को दिखाना क्या चाहते हैं, जनता ने दे दिया ना 5 इनको साल समर्थन, के लिए दिखाना सरकार चाहते हैं। चुनी जाती है। हर साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने में 30 दिन होते हैं, और इस महीने के 15 दिन तो महेश शर्मा जी सरकार बनाने में लगे। 15 दिन नतीजे आने के बाद 15 दिन सरकार बनाने में, मतलब 2 दिन और मान लेते हैं हम, कैबिनेट तब तक बनी जाएगी 2 दिनों में, तो 15 दिन सरकार बनाने में महेश शर्मा जी लग जाना चाहिए समय। नहीं, अभी 1 महीना और लगेगा, मलमास चल रही, तो शायद शपथ ग्रहण के लिए दूसरों के लिए, क्योंकि सब धार्मिक कर्म कांडों के आधार पर हो रहा है, तो उसमें मलमास भी एक बाधा बनेगी। तो ये समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब गया 1 महीने, और जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो पार्टी हाईकमान के जिसे उचित माने कि इसको लेना है, उसको लेना है, इसमें अनुभवी को लेना होगा, किस क्षेत्र से युवा को लेना है, किस क्षेत्र से क्या देना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, ये सब तय कर इस 1 महीने के अंदर तय किया जाए। उसके बाद में वह शपथ वगैरह 14 जनवरी के बाद की बात। ये हमारी एक, ये जिसे बोलते हैं रूढ़िवादिता कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, एक परंपरा है कि सब मलमास में नहीं है, कोई शपथ नहीं लेता। ये आज लास्ट था, कल से मलमास शुरू हो जाएगा। आपने जब कोई लिस्ट, संभावित लिस्ट भी नहीं दी है, या तो देर रात तक आप कर लेते आयोजन, मंत्रिमंडल का गठन कर लेते और उनको शपथ दिला देते। खैर, क्यों, ये पार्टी की बात है, नई सत्ता की बात है। जहां तक आपने जो ये बताया है कि ऐसे समारोह क्यों होते हैं, देखिए गणतंत्र है ये, और उसमें गणतंत्र की उपस्थिति होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और जब गण आता है तो सामान्य जो गण आता है वो तो धक्के खाता है, परेशान होता है। बाकी समारोह में तो वीआईपी बैठते, कुर्सियों पे बैठते हैं, आगे पीछे जितने भी जो भी है, बाकी तो लोग धक्के ही खाते हैं। कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उसको कुछ जो पदाधिकारी होते हैं उनको जगह मिल जाती है सीटों पर, बाकी वो भी नारेबाजी करते हैं। तो ये जैसे आप जो मतलब क्या कहते हैं, जो सोच है, तो अलग अलग सोच है। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है किसी भी दल दूसरे दल, उस दौरान ज्यादा उत्साह दिखाया। ये परंपरा सिर्फ एक पार्टी विशेष की नहीं है, ये परंपरा बहुत पहले से चल रही है, और कम से कम 20, 25, 30 साल से चल रही है लगातार। कोई ना कोई सरकार बनती है, नई सरकार आएगी, वो बीच में आम जनता के बीच में ये बताने की हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो परिवर्तन दिखे, जनता हमसे जुड़े। शक्ति का प्रदर्शन, सत्ता का प्रदर्शन जो है, इसकी शुरुआत यहाँ से ही होती है। आप ये देखिए ना कि रैलियों में कितने आए, चुनावी रैलियों में किसकी ज्यादा कितने थे, कितनी सीटें खाली थी, कितनी भरी हुई थी, ये सारी चीजें मतलब एक सामान्य प्रक्रिया है। इस पे सब कहते हैं, सब सरकारी धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए, लेकिन करते हैं, खुलेआम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, न वो करते हैं न कोई विरोधी नहीं करता। खैर, ये बात जो भी है, अब तो ये है कि जल्दी से जल्दी सरकार को चाहिए कि कोई अपना मंत्रिमंडल गठित करके तुरंत मतलब क्या कहता है ना, विभागों की जिम्मेदारी सौंपे, ताकि नए मंत्री भी मतलब क्या कहते हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें। इस प्रदेश के सामने चुनौतियां अंबार है। सबसे पहले तो ये है कि स्थिर सरकार देना है, इस सरकार को स्थिरता, स्थिर मतलब आम जनता को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार है जो स्थिर रहेगी। एक दूसरा ये है कि आर्थिक क्षेत्र में ये जो चुनौती बनी हुई है उससे कैसे निपटा जाए। तीसरी ये है कि कानून व्यवस्था को किस तरह से संभाला जाए। चौथी ये है कि जो घोषणाएं की है, गारंटियां जो दी है, उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनकी घोषणाएं कब किस रूप में कैसे की जाए, ये शुरू करनी चाहिए। इस प्रक्रिया पर ज्यादा जोर देना चाहिए।
क्योंकि चुनौतियां तो अलग आएगी। राजस्थान जैसे क्षेत्र में विशाल, एक तो सबसे बड़ा प्रदेश है और साधनों की भी कमी है, वित्तीय साधन है, कई न कई चीजें हैं। और शिक्षा और चिकित्सा जो क्षेत्र, जो पूर्व की जो सरकारों ने जो काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उनको निरंतरता देनी चाहिए। अगर उसमें कोई ठीक है। कमी है तो तो जिन उससे और आगे चुनौतियों की बेहतर तरीके से करने की कोशिश करनी। जिन चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं, उनसे पार पाने की शुरुआत अब हो जानी चाहिए। उसके लिए 1 महीने का समय तो वाजिब नहीं लगता राजीव तिवारी जी? क्या अफोर्ड कर पाएगी बीजेपी की 1 महीना निकाल दे क्योंकि मलमास चल रहा है या इस तरह की बातें हैं? मुझे नहीं लगता। मतलब महेश जी का अनुभव और वो जो कह रहे हैं उसको समझते हुए भी इस बात को हजम करना, पचाना बहुत मुश्किल है कि 1 महीने कैबिनेट नहीं बनेगी। राजीव तिवारी जी। देखिए देखिए पिछले 2 महीने से एक तरीके से प्रदेश में सरकार नहीं है। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई थी, तो लगभग 65-67 दिन हो गए तब से तक अभी तक यहाँ पे कोई जनता के सारे काम लगभग रुके हुए हैं। कुछ बहुत ही अत्यावश्यक काम है वही हो पा रहे हैं, और वो भी विशेष अनुमति से हो पा रहे हैं। और अब ये मलमास, सही कह रहे हैं महेश जी के, अपन ने पहले भी चर्चाओं में इस पर बात करी थी कि मलमास में कम से कम हिंदू पार्टी तो इस तरीके की रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि एक बार पहले कनागतो में श्राद्ध के समय में लिस्ट जारी हो गई थी और पहली लिस्ट में ही हंगामा हो गया था, बहुत झंझट पैदा हो गए थे। और उसके बाद सभी नेताओं की, इनको जो भी विरोधी भी थे और असंतुष्ट भी थे, उन सब की बातें माननी भी पड़ी थी। तो क्या पता ये दिमाग में हो बात कि अब अगर करेंगे तो फिर कोई सरकार के ऊपर संकट ना खड़ा हो जाए। लेकिन मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री बन गए हैं, प्रमुख विभाग भी इन्हीं में ही बंटने हैं। तो जैसे वित्त हो गया, गृह हो गया, शिक्षा हो गया, या इस तरीके के, तो अभी ये तीनों लोग अगर मलमास तक 1 महीना वो मंत्रिमंडल का गठन आगे नहीं होता, विस्तार नहीं होता है, तो ये 3 लोग तो काम शुरू करें। आप देखिए मध्य प्रदेश में पहले दिन से उन्होंने आदेश निकालने शुरू कर दिए थे, मोहन यादव जी ने। तो उस तरीके का कोई आज एक मीटिंग करके अपना पदभार जो ग्रहण किया इन्होंने, पहले तो शपथ ली, उसके बाद सेक्रेटेरिएट में जाके इन्होंने अपना कार्यालय में प्रॉपर मतलब औपचारिक रूप से पद ग्रहण किया, तो उसके साथ में ही इनको मीटिंग, तीनों ही मीटिंग करके, और कोई ना कोई 1-2 जनता को लगे तो सही कोई सरकार बन गई है। अब अगर 1 महीना अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो क्या कुछ भी नहीं होगा क्या? इनको चाहिए कि आज श्री गणेश मतलब अच्छे दिनों में ही कर दें। कल से तो मलमास हो जाएगा, कोई नया आदेश भी जारी किया तो उसमें भी सोचना पड़ेगा कि कहीं हमारा ये आदेश उल्टा ना पड़ जाए। तो आज ही इनको चाहिए था कि कोई 1-2 घोषणा, जिससे कि जैसे कहते हैं ना कि साहब कोई लड़के की शादी है साहब, मुहूर्त निकला है रात को 2 बजे का, तो भाई गोधूली बेला का है लेकिन बारात का समय 9 बजे का, तो 6 बजे मंडप में दिया जला के रख दो। तो मतलब शादी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, भले रात को 2 बजे फेरे हो, कोई शुरू तो दिक्कत कर नहीं दो है। भाई। तो एक आज इनको काम तो ये शुरू करना चाहिए कि कोई 1-2 आदेश, कोई फाइल तो निकालें जिससे कि एक्शन मोड में आ जाना चाहिए आना तो राजीव चाहिए। तिवारी। हाँ, एक्शन हाँ, मोड में आना तो चाहिए ना, जिससे कि लगे एक्शन लोगों मोड। को, जनता को लगे कि भाई इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ आज, पूरे देश के बड़े बड़े नेता, तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब यहाँ पे आए, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आए। और एक चीज आज थोड़ी सी लगी कि योगी आदित्यनाथ नहीं दिखे, जबकि मीडिया में तमाम 2 दिन से था कि योगी आदित्यनाथ जी भी आएंगे, लेकिन वो आज इस समारोह में जब तक मैंने देखा तब तक तो नहीं दिखे। शायद हो सकता है बाद में आगे हों, लेकिन नहीं, वो अलग थोड़ा मंच सा इस बनाया जगह था उनके लिए। उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य आज दिखाई पड़े थे वहां पे। तो ये भी एक थोड़ा सा लगा, हो सकता है कोई स्वास्थ्य की दिक्कत हो, कोई पहले से उनके कार्यक्रम फिक्स हो, इसलिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री को भेज दिया हो। जगदीश लेकिन जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, जगदीश जी क्या बात है?
नहीं, एक पूरा मीना जी आप देखिए, एक पूरा मंच अलग से बनाया था। आज एक नहीं 3 मंच थे आज के प्रोग्राम में। एक में सारे सेंट्रल के मिनिस्टर वगैरह, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और ये सब बैठे थे। एक पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और दोनों डिप्टी सीएम वो बैठे थे। और एक तीसरा मंच और था लेफ्ट साइड में। उस लेफ्ट साइड में कोई 40-50 जो है भगवा वस्त्रधारी, पीले वस्त्रधारी और ये सब कुछ सारे संत महात्मा बैठे हुए थे। तो योगी जी के नेतृत्व में वो पूरी टीम थी। अब योगी जी नहीं आए, इसलिए उनके क्रियाकलाप में भी मैं समझता हूँ थोड़ी कमी रह गई होगी। पता नहीं क्या हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो लेकिन ये जो सारा मंत्रोच्चार भी उस तरह से नहीं हुआ जिसकी शुरुआत दरअसल इस पूरे सेक्शन हाँ, की शुरुआत तो वसुंधरा राजे जी ने मैं की। वही कह रहा हूँ, योगी जी होते तो ये प्रक्रिया और थोड़ी सी बेटर तरीके से दिखाई दे सकती थी, जिसमें एक जो है उसी लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री फ्रेम में होते हैं तब तो कुछ और दिखता नहीं है, ना लोग दिखते हैं, ना क्रियाएं दिखती हैं, ना प्रक्रियाएं दिखती हैं। देखिए मीना जी ऐसा है, आज एक आदेश मैंने अभी देखा है सवेरे, एक आदेश मैंने देखा है जिसमें कि 3 आईएएस अफसरों को चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, ऐसे 3 जनों को बनाया गया है। और उससे पहले एक आदेश पहले देखा था जिसमें कि एक प्राइवेट सेक्रेटरी आरएएस अफसर को बनाया गया है, शिव कुमार जी को। तो इसके अलावा अभी तक कोई आदेश ऐसा देखा नहीं है जिससे कि लगे कि ये सरकार बनी है। आज होना ये चाहिए जिस ढंग से कि इंप्रेशन देती भी है बीजेपी कि राहुल गांधी के तरीके से भले ही न हो कि मंच से ही खड़े होकर बोलते हैं कि 1 2 3 और आप जो है 10 बोलेंगे और ऑर्डर हो गया समझिए, भले ही वैसा नहीं हो, लेकिन इतना तो होना चाहिए था कि आज पब्लिक को इतना बुलाया तो उनको ये बताते कि आज हमने जो है जीएसटी कम कर दी। मैंने परसों जो है आपके प्रोग्राम पर ये बात बताई थी कि जीएसटी कम करने की एक घोषणा ही इतनी बड़ी हो सकती थी जिससे कि पूरे पब्लिक के बीच में प्रफुल्लता आ जाती। पब्लिक वापस जाती तो बड़ी अपने आसपास ऊर्जा लेकर जाती, लोगों को बताते हुए जाती। रास्ते में, बस में, गाड़ियों में जो आए हैं उनको लोग मिलते, दूसरी पार्टी के भी मिलते, दूसरी विचारधारा के भी मिलते, सबको समझाते। गोविंद छिपा जी, क्या वजह मानते हैं आप कि आज बस भव्यता में ही पूरा दिन निकाल दिया आपने? जन्म दिवस भी तो था ना, वो भी तो सेलिब्रेट करना था। हाँ, जन्मदिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। हाँ, मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन है भजनलाल जी बहुत कम लोगों का आता है कि इतना बड़ा तोहफा मिलता है। इसके लिए तो उनको बधाई बनती है सबकी तरफ से। ऐसे टाइम पे उपहार दिए जाते, उपहार दिए नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात 56वां जन्म दिवस था, 55वां जन्म दिवस था। सुन रहे हैं गोविंद जी? 56वां को आप इतना मतलब जोर डाल क्यों बोल रहे हैं? के लिए 56 बड़ा शुभ नंबर है, बीजेपी के लिए तो 56 बड़ा शुभ नंबर है। नहीं, मैं ये नहीं, राजीव सर कि मतलब राजस्थान का सीएम भी तो पर्ची से निकले हुए सीएम है। आप इतना जो नहीं भाई, जो चीज किसी के लिए शुभ होती है, आज मेरे लिए 1 नंबर अगर शुभ है होगा तो मैं कहूंगा कि भाई मेरा 1 नंबर है, आज मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आज मुख्यमंत्री पद की 56वें साल में शपथ ले रहा हूँ, तो आगे मैं बहुत उसमें विकास की बातें करूंगा, प्रदेश को विकास के उस पे राह पे लेके जाऊंगा, और जो देश का नंबर 1 राज्य बनाने का जो घोषणा और सपना देखा है उसको पूरा करके रहूंगा। तो ये अच्छी बात है कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जो आप अपने शुभ मानते हो और उसी दिन वो चीज हो रही हो, तो वो तो सोने पे सुहागा होता है। गोविंद जी, देखिए अभी गिर गए आप, गिर गए आप चारों तरफ से। नहीं अभी नहीं, इसमें क्या गिरने की बात है? ये तो सब प्रशंसा ही कर रहे हैं पार्टी की, हमारे आयोजन की प्रशंसा ही कर रहे हैं, गिरने की क्या बात है? देखिए राजेश कटारे जी कह रहे थे भव्य आयोजन किया, 17 मंत्री क्यों आए,
तो एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार शायद जगदीश जी कह रहे थे, महेश जी कह रहे थे कि साहब योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं आए। देखिए ये तो क्या है कि अब चूंकि हम सत्ता में आ गए, निश्चित रूप से आप सबके टारगेट में मैं रहूंगा, ये तो मैं मानता हूँ, है ना। तो कोई आ गया तो क्यों आ गया, कोई नहीं आया तो क्यों नहीं आ गया। देखिए इसमें कोई ज्यादा खोदाखादी नहीं करनी चाहिए, सामान्य बात है। माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य आ गए। और दूसरा खर्चे की बात जो राजेश कटारा जी कर रहे थे, देखिए राजेश जी मैं आपको बताऊं, पिछले 6 महीने में गहलोत सरकार के जो होर्डिंग लगे हैं पूरे राजस्थान में, बस पैनल लगे हैं, उसके आधे खर्चे में तो बहुत कुछ हो जाता। आपने जो राजस्थान को कितने बड़े कर्जे में डुबो दिया है, उसकी गणना भी है मेरे पास, में बताऊंगा, इसी डिबेट में बताऊंगा। लेकिन आप ये खर्चे की बात तो कम से कम ना आज पर करते, एक रहिए, छोटा सा आज है पर कि हमने रहिए क्या कर लिया, उनकी गोविंद बात जी, चुप हो गए। आज पर रहिए। अब हाँ, नहीं एक विषय है, देखिए खर्चे की बात की है। अब मतलब वो तो वो कहते हैं ना कि वो कत्ल भी करते हैं, हम का, वो कत्ल भी करते हैं, तो वो कौन सा शेर है, मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, हम हो हम जाते हैं आगे बढ़ते बदनाम। हैं, हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। तो इतना तो मत करो भाई, कम से कम आपने 6 महीने में अरबों अरबों फूंक दिए और हमने एक छोटा सा आयोजन कर दिया, तो आपकी किरकिरी बन रहे हैं भाई, इतना तो बड़ा वो मत करो। एक मलमास की बात आ रही थी कि मलमास में कैबिनेट नहीं बन पाएगी। देखिए जहां तक मेरी जो व्यक्तिगत मैं सोच रखता हूँ, मुझे नहीं पता मेरा कोई होते ये इसको मेरा बयान ना समझा जाए। मुझे नहीं लगता कि 1 महीने तक इस कैबिनेट को टाला जाएगा, कैबिनेट आ जाए, क्योंकि सरकार विधिवत रूप से आज प्रारंभ हो गई है, ठीक है ना। एक आपको ध्यान हो तो हमने पहली लिस्ट श्राद्ध पक्ष में शुरू कर दी थी, आपने कर्नाटक का उदाहरण तो दे दिया, लेकिन आप देखिए राजस्थान के चुनाव में पहली लिस्ट हमने श्राद्ध पक्ष में शुरू की थी, तो डिबेट में हम पर बहुत इस तरह से कि आप तो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, आप तो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, आपने श्राद्ध पक्ष में शुरू कर दी और ये सब कैसे हुआ। तो तब भी मैंने कहा था कि देखिए हमने कोई नए प्रतिष्ठान का उदाहरण वो नहीं किया है, हमने एक लिस्ट निकालनी थी, हमने निकाल दी। और छोटी बातों में इस तरह से मतलब नहीं देखना चाहिए। और जहां तक मेरा आकलन है कि 1 महीने तक प्रदेश को कैबिनेट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, गणतंत्र में धक्के खाने वाली बात थी, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। वास्तव में ये होता है कि किसी भी सरकार की, कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी हो चाहे कोई भी हो, एक आम आदमी को वास्तव में जो मतदाता का जो एक आम आदमी का जो वैल्यू दिखनी चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता, चाहे सरकार कोई भी हो। और उसका कारण शायद ये भी थोड़ा सा व्यवस्था भी इसको मान सकते हैं। कल ना उसी भीड़ में, उसी गणतंत्र में कोई एक आदमी हरकत कर बैठता, क्योंकि ये एक एक को स्कैन करके और देखना संभव नहीं हो पाता है। ये भी एक बड़ा कारण होता है। मुख्यमंत्री के पद शपथ ग्रहण में अगर मान लो कोई मिस हैपनिंग हो जाती, तो आप ही लोग कह रहे होते साहब फिर आपने क्या व्यवस्था की, तब आपने क्या देखा, आपने तो बिल्कुल ऐसा खुला छोड़ दिया। तो इन दोनों में सामंजस्य बिठाना चाहिए। मैं इस बात में हूँ कि आम आदमी को गणतंत्र में और राजा को की पूरे सम्मान था, हम सबको, ये हम सबका दायित्व, मैं इसको मानता हूँ। एक ये संकट खड़ा ना हो जाए, ये इसकी जो बात थी, देखिए कोई संकट नहीं है। 115 प्लस 7, 122 सीट हमारे पास है, पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की सरकार है। इसलिए चाहे हम इसमें मलमास में कैबिनेट बनाए या 2 दिन 10 दिन बाद बनाए, सरकार पे किसी तरह का कोई संकट नहीं है, सरकार पे किसी तरह का कोई संकट नहीं। जी, सरकार, कैबिनेट बहुत जल्द बनेगी, मुझे गोविंद छिपा जी की बात से ऐसा लगता है। और ये तर्क संगत भी लगता है, स्वाभाविक भी लगता है। 1 महीने तक कैबिनेट को टालना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। सरकार को काम करना है और उसके लिए 365 दिन ही काम के दिन है, होने चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो 365 दिन काम करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को भी 365 दिन अगर काम करना है, तो फिर कोई दिन मायने नहीं रखता है। और ये बात भी समझ में आती है गोविंद छिपा जी की, कि विधिवत रूप से तो सरकार आज शपथ ले चुकी है, आज काम शुरू हो चुका है। अब आज रात को लिस्ट आती है, कल सुबह आती है, या 3 दिन लगते हैं, वो देखना होगा। लेकिन अब जिस तरह से एक बात आई गोविंद छिपा जी सभी की चर्चा में, कि आज एक भव्यता के साथ, जन्म दिवस समारोह के साथ, शपथ ग्रहण के साथ एक संदेश की सरकार भी नजर आनी चाहिए।
तो क्या रात तक उम्मीद की जाए कि मुख्यमंत्री कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपना काम भी संभाल लिया है, दफ्तर भी पहुंच गए हैं, तो क्या कोई ऐसा फैसला जिसकी चर्चा अभी राजीव तिवारी जी, महेश जी, जगदीश शर्मा जी कर रहे थे, हमें सुनने को मिलेगा? बिल्कुल मिल सकती है। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज मुख्यमंत्री जी अपने जन्मदिन के दिन गिरिराज जी के दर्शन करने गए हैं शाम को, और वो अब रात को ही आ जाएंगे, ऐसी ऐसी मेरे पास सूचना है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं कल हो जाना चाहिए। बाकी तो देखिए जी, पार्टी है, आगे से क्या निर्णय होते हैं। ये जो अनिश्चितता की स्थिति है ना कि पार्टी है, मालूम नहीं है, आपको सफाई भी देनी पड़ती है कि ये मेरा व्यक्तिगत कहना है, आप इसे मेरा स्टेटमेंट नहीं माना जाए। ये गोविंद जी, इतना डर, इतना टेरर या इतना पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं है लोगों पर और कम से कम प्रवक्ताओं पर पार्टी को कि आपको इतना बचना पड़ता है। नहीं, नहीं, इसमें बचने की क्या बात है? देखिए, आप मेरे से पूछ रही हैं कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा? तो जब कैबिनेट का विस्तार जब होता है, जब भी होगा, आज होगा, कल होगा या 10 दिन बाद होगा, तो सबसे पहले तो देखिए उसका उसका जो उसकी सूचना है, वो तो जगज़ाहिर ही हो जाएगी। वो कोई मेरे माध्यम से आप तक पहुँचेगी, प्रवक्ताओं के माध्यम से मीडिया तक पहुँचेगी, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं होती। देखिए, प्रवक्ता का तो काम होता है कि पार्टी का पक्ष रखना। अब सूचना आप मेरे से माँग रहे हैं, तो सूचना तो भाई मेरे पास नहीं है। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि कैबिनेट का विस्तार आज होगा कि कल होगा? मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ, पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ। ये 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 मेरा काम है। तो पार्टी का पक्ष रखना काम है, सूचना देना काम नहीं है प्रवक्ताओं का। और पक्ष रखने में सूचनाएं कितनी शामिल हैं, ये एक मुद्दा हो सकता है बहस का। राजेश कटारा जी, आप पक्ष रखने आएंगे तो सूचना लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, सूचना तो होती है, प्रवक्ताओं एक पार्टी का फेस होता है। कई बार कई सूचना नहीं होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रवक्ता के माध्यम से कोई सूचना दी जाए। तो फिर भी क्या है, ये सूचना ऐसी नहीं है, ये सूचना तो इनके पास में होनी चाहिए मंत्रिमंडल की, क्योंकि पूरा राजस्थान इनकी तरफ देख रहा है। इसमें कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है। 15 दिन आज हो गए करीब सरकार का रिजल्ट आए हुए, तो ये कोई बड़ा मुद्दा इशू नहीं है। इनकी तो इनको मालूम होनी चाहिए इस तरह की, तो कोई पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कोई नया तो तो विषय है नहीं है। आपके यहाँ की सूचना बताइए अरे भाई, राजेश कटारा जी। 15 दिन तो आप इनको मुख्यमंत्री बनाने में लग गए। आप कहेंगे आप पीछे क्यों जा रहे हो? 2018 में 15 दिन तो आप मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए थे। तो समय देखिए, लग जो जाता काम भाई, हमने आप किया तो उस नहीं, प्रोसीजर से गुजर चुके हो राजेश जी, आप क्यों भूल जाते हो? नहीं, जो जो काम हमने किया उसी काम के भाई लिए आप आए हो, कि जनता ने 14 इसी दिन है, काम के लिए वोट समझ दिए में आती कि है, हम, आपको तो आपने पता ये है। कर दिया, हम भी वही करेंगे। फिर सरकार को चेंज करने की जरूरत क्या है जनता को? फिर तो वही सरकार चलनी चाहिए। ये कोई तर्क ये नहीं है बात आपका तर्क। ये बात तो राजेश कटारा जी की बहुत सही है। ये बात तो बहुत सही समझ में आई, बहुत बढ़िया तर्क दिया है राजेश जी ने। भाई इन्होंने जो किया वही आप करने के लिए आए हैं क्या गोविंद जी? तो ये मानते हैं कि भाई इनसे हमारी गलती चीज, हुई? 15 दिन तक मुख्यमंत्री जो नहीं बनाया, इनसे गलती हुई, मानते हैं ये? मानते हैं? राजेश जी बोलिए, मतलब हम ये नहीं, मान लें राजस्थान हमारी में अब यही होगा। बताइए। नहीं, हम गलती थोड़ी माने, वो आपने बताई कि गलती आपसे हुई है, तो वो गलती फिर आप भी क्यों करो जब आपने पहले गलती मानी? तो आपका ऐसा ऐसा रहा है। आप कह रहे हो हमारे पास 1 से 21 आज विधायकों को समर्थन है, आज वो बोल रहे हैं, इतना कल टाइम नहीं क्यों बोल लग रहे। रहा है? इतना देखिए मीना इतना जी, ना टाइम तो क्यों लग रहा राजेश है जी को पता मंत्रिमंडल है इस विस्तार बात में? का, ना गोविंद जी को भी, क्योंकि पिछली बार 18 में छठे दिन 10 दिन लगे मुख्यमंत्री थे, ने शपथ ले ली थी। 10 दिन लगे 6 थे, दिन बिल्कुल। 10 दिन लगे थे। नहीं, छठे दिन शपथ ले ली थी, छठे या 7वें दिन। इस बार 7 दिन पूरे होते ही ये बात आई थी कि भाई पिछली बार भी जब छठे दिन ही हो गया था, तो इस बार 7 दिन कैसे हो गए? तो वो बढ़ते बढ़ते 10-12 दिन हो गए। कोई ऐसा, खैर कोई इसमें बहुत बड़ा कोई बवेला नहीं हो गया कि भाई 10 दिन में अगर नहीं, अब सरकार बन गई, अब सरकार क्या डिसीजन करती है, ये मुद्दे की बात बड़ी है। अब जो बीती ताई जी, बिसार बिल्कुल, दे आगे की बिल्कुल, सुध ले, तो वो बिल्कुल, देखनी बिल्कुल, चाहिए कि अब बिल्कुल। क्या कर रही है सरकार, आज सरकार ने बिल्कुल, क्या मैं किया। राजीव जी की बात से सहमत हूँ। क्या बना, क्यों बना, कैसे बना, क्यों समय लगा, उसको छोड़ दीजिए। आज माननीय भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब 1-2 दिन में क्या डिसीजन आते हैं, उस पे हमको बात करनी चाहिए। हम प्रतिबद्ध हैं हमारे किए हुए वादों के लिए।
और अब आज का दिन, और अब आप देखिए, वेट तो कीजिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है। कम से कम आज तो छोड़ो, उनको हो सकता है कहीं कोई देवताओं को दर्शन करने जाता है कोई फैमिली में, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बने हैं। आज का छोड़ दीजिए, कल से वो एक्टिव मोड में दिखेंगे, कोई डिसीजन भी आएंगे, सब कुछ होगा, विश्वास है। राजेश कटारिया जी, एक फैसला आपके यहाँ भी होना है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भी वो फैसला होना है, और एक बार सरकार का इनका गठन हो जाए, मंत्रिमंडल बन जाए, उसके बाद का काम हमारा शुरू होता है। हमारे यहाँ भी बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। जी, पहले सरकार तो बने, विपक्ष तो कभी बने अभी महेश पूर्ण रूप से इनकी सरकार बन जाए। महेश जी, मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, उसके बाद ही तय होगा, यहाँ तक तो समझ में आता है नेता प्रतिपक्ष का, लेकिन अब कैबिनेट भी बन जाए उसके बाद तय करेंगे, ये बात भी समझ में आती है क्या? ऑडियो ऑन करिए सर। ये निर्भर करता है कि जो विपक्ष है वो विपक्ष का नेता कैसा होना चाहिए। कांग्रेस अच्छे मत मतलब अच्छी संख्या में है, ऐसी सूरत में विपक्ष का नेता भी प्रभावशाली होना चाहिए। और संभवतः है जो अक्सर ये पहले तो ये हुआ ही यही करता था कि जो विपक्ष का नेता पहले होता था और सरकार बदलने पर वो मुख्यमंत्री बनता था, और विपक्ष का नेता अब स्वतः ही मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हो जाया करता था। लेकिन अब नई परिपाटी हो गई है जब से, मतलब पिछले 20 साल से, तो कि जब दोनों ही प्रमुख लोग जो हैं वो कभी विपक्ष के नेता नहीं बने और दूसरे लोगों को बना दिया जाता है। ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता का चयन करने में कोई भी गंभीरता से विचार राजनीतिक दलों में आजकल नहीं होने लगा है। आपने 2023 में देखा, 3 में देखा, 2008 में देखा, 2013 में देखा और 2018 में भी देखा। भले कहीं गंभीरता होनी चाहिए इस चीज का, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा विपक्ष का नेता वही हो जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो तभी मतलब क्या कहता है अच्छा जवाब दे सकता है। और लेकिन यहाँ हमारे यहाँ मौन रहता है। गुलाब चंद कटारिया तो सबसे वरिष्ठ लोगों में से थे। बहरहाल जगदीश शर्मा जी, अब कैबिनेट के लिए जिस तरह की बातें यहाँ पर गोविंद छिपा जी कह रहे हैं, और जो स्वाभाविक लगता है, जल्द ही कैबिनेट बननी चाहिए, सरकार एक्शन मोड में आनी चाहिए, सरकार की सबसे पहली कौन कौन से कामों की फहरिस्त होनी चाहिए, वो भी हमने चर्चा की थी। अब मुख्यमंत्री के सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं। मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां ये है कि शपथ ग्रहण समारोह में ही चर्चाएं ये हो रही थी कि बस 6 महीने की बात है, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद बदल दिया जाएगा चेहरा। तो शपथ ग्रहण में इस तरह की चर्चाएं, वो भी पार्टी के लोगों के द्वारा, ये कितनी स्वाभाविक है, कितनी सही है, कितनी उचित है, कितनी नैतिक है? मीना जी, ऐसा है, ये जो बात जो कर रहे थे कि बदल जाएगा चेहरा, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। बीजेपी में ये बहुत कम होता है चेहरा बदलने का काम, और होता है तब ऐसे ही होता है जैसे कि इस बार हुआ, देखा है आपने, तभी होता है। आप देखिए इनके पिछले कितनी सरकारें देखी, 10-12 सरकारों तक आप पीछे चले जाइए, एक दफे जो चेहरा चीफ मिनिस्टर बन गया वो 5 साल पूरे कर ही जाता है। भैरव सिंह शेखावत जी की एक दफे 92 में गवर्नमेंट गई थी, वो गवर्नमेंट गई थी बाबरी मस्जिद वाले इशू पर। आपको ध्यान हो तो 4 सरकारों को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, और 93 में फिर दोबारा से इलेक्शन हुए थे 6-7 महीने बाद। तो ऐसी सूरत में, लेकिन जो ये कह रहे थे कि 6 महीने बाद ही चेहरा बदल जाएगा, लोकसभा का चुनाव हो जाएगा आराम से, स्टेट गवर्नमेंट से उसका क्या लेना देना, स्टेट अपने ढंग से काम करेगा। स्टेट की जो कैबिनेट है या पार्टी है बीजेपी, इनके सामने तो कुल मिलाकर एक लक्ष्य होगा कि आज की हालत में जो 25 की 25 सीटें लोकसभा की पार्टी के पास हैं, उनको बनाया जाए, मेंटेन रखा जाए। अगर उसमें कोई कमजोरी आती है, 2-4 सीट भी मान लो कम होती है, तो वो 2-4 सीटें इनके लिए नुकसान ही साबित होगा। और जिन 3 राज्यों में अभी सरकार बनी है बीजेपी की, वहां जो 65 सीटें हैं,
उन 65 सीटों के बारे में यही कहा जाता है, उसमें से 62 सीटें जो है वो बीजेपी के पास हैं। तो 62 से 65 हो ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर उसमें से 10 सीटें गिर जाती हैं या कांग्रेस पार्टी ले जाए या कोई और दल ले जाए, तो वो स्थिति जो है वो संकट इन सरकारों के सामने बड़ा संकट होगा, क्योंकि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरा टर्म होगा। वो 15 साल की अपनी मतलब 15 साल तक लगातार सरकार चलाने का एक अलग ढंग का रिकॉर्ड बनाएंगे। 15 साल नेहरू जी भी रहे, लेकिन वो बीच में एक गैप उनके पास भी था। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के सामने लक्ष्य तो फिलहाल यही होगा, और उस लक्ष्य को साधने के लिए ही जो बड़े-बड़े मुद्दों के ऊपर अपनी चर्चा हुई है कि यार फाइनेंस के फ्रंट पर या लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर, उसमें क्या आमूल-चूल नई चीजें देखी जाएंगी या बदलाव देखा जाएगा, हम तो वो देखने के लिए उत्सुक हैं कि जो तुरंत ही हमको पता चले और उसी दिन से हम मान लेंगे कि ये चुनाव कैंपेन का श्री गणेश हो गया है। शपथ लेना मैं नहीं मानता, शपथ लेना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत है, लेकिन जिस दिन ये अपनी क्रियाकलाप सामने लाएंगे, अपने डिसीजन जी। बताएंगे पब्लिक तो को, सरकार तब पता करेगी चलेगा क्या? कि ये लोकसभा कैंपेन शुरू हो गया चुनाव है। की तैयारी उससे पता चलेगी। शपथ ग्रहण हो गया, जनता को धन्यवाद भी दे दिया, जनता के बीच आकर ताकत का, शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि जनता को संदेश आप क्या देंगे? लोकसभा की तैयारी कैसे करेंगे? उसके लिए सरकार कौन से कामों को प्राथमिकता देगी? राजीव तिवारी जी, एक तरफ लोकसभा का चुनाव लक्ष्य है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां हैं और चुनौतियों का पहाड़ है। तो जो बड़ी चुनौतियां उनके सामने आप देख रहे हैं जिनसे उनको पार पाना है पहले, कि भाई सबसे पहले इन बाधाओं को तो पार कर ले, वो क्या-क्या है? देखिए, सबसे बड़ी तो आर्थिक स्थिति राज्य की कैसे सुधारी जाए, क्योंकि जितने घाटे में इस समय राज्य चल रहा है, तो आप नई डेवलपमेंट की या नई जो आपकी गारंटीज हैं उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तो आप अपनी गारंटियों को पूरी करने के लिए किस मद से कैसे आप राजस्व को बढ़ाकर और उसको पूर्ति करेंगे उधर, और अपना जो राज्य का जो घाटा है उसको भी धीरे धीरे दूर करेंगे, तो उसके लिए आपका क्या मैकेनिज्म रहेगा? और क्योंकि रिजल्ट जल्दी देने हैं, क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो जिस तरीके से ये भव्य आयोजन हो रहे हैं, ये जो प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं, वो सब लोकसभा की ही एक तरीके से चुनाव की कवायद चल रही है कि अभी से ही एक ऐसा माहौल, ऐसा टेम्पो बना के रखा जाए कि वो लोकसभा चुनाव को हम उसी हिसाब से मोमेंटम उस बना हुआ रहे लोकसभा के लिए, मोमेंटम बना रहे मोमेंटम और बना वो रहे। हुआ रहे। तो अब जो चुनौतियां हैं उनको पूरी करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो भजनलाल जी के सामने है वो यही है कि आर्थिक स्थिति, क्योंकि बिना आर्थिक स्थिति सुधारे आप केंद्र से भी कितना पैसा लोगे? केंद्र की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि अगर अच्छी स्थिति होती केंद्र की तो 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन नहीं देना पड़ता। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे उस स्थिति को कैसे ये पटरी पर लाते हैं, और 4 महीने या 5 महीने बाद जब भी लोकसभा चुनाव हो तो वहां मतदाता को ये लगे कि हाँ, हमने यहाँ परिवर्तन किया तो उसको हमें ये लाभ मिला, और वो लाभ मिलने के परिणाम स्वरूप हम बीजेपी को वापस से वोट दे रहे हैं। केंद्र में सरकार, डबल इंजन की सरकार को बरकरार रखना है, तो बहुत सारे जो ये गारंटियां हैं इनको बहुत जल्दी से लागू करना होगा, नहीं तो डबल इंजन जो है कई बार क्या है कि दिक्कत भी कर देता है ट्रेन को। उसमें से एक इंजन फेल हो गया तो पावर उतनी जनरेट ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए दोनों इंजन की सरकार चलानी है। तो ये जितनी भी गारंटियां और वो घोषणाएं हुई है संकल्प पत्र में, और जितने भी वादे जनता से किए गए हैं वो पूरे ना हो, कम से कम उसमें से 30-40% तो ऐसे हों जो वो जनता के पास जाएं, जनता के लाभ के हों, जैसे पेट्रोल डीजल के वैट की कमी तो करने का है। एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं का एक टारगेट है
और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई अर्थव्यवस्था है, जो कि इस वक्त बहुत ही बदहाली में है। जगदीश शर्मा जी, मैं महेश जी आपके पास आऊंगी। मुख्यमंत्री के सामने जो आर्थिक चुनौती के बाद जो चुनौतियां हैं उन पर बात करने के लिए आखिरी सवाल आपसे लूंगी। लेकिन जगदीश जी, बीच में जो बात छूट गई थी कि आखिर योगी क्यों नहीं आए, कुछ समझ में आता है? नहीं, कोई इसकी ऑथेंटिक जानकारी सामने नहीं आई। ये तो बीजेपी के प्रवक्ता ही बता सकते हैं। मैं मजाक में ये बात जगदीश जी बोल रहा था। अलवर के हैं, बेहतर बता सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि योगी जी के बारे में तो ऑथेंटिक जानकारी जो है, या तो योगी जी की गवर्नमेंट वहां से अपना कोई क्लैरिफिकेशन जारी करे, वो तब पता चले, या बीजेपी वाले बता सकते हैं। और ये इतनी बड़ी बात है नहीं मेरे हिसाब से कि योगी जी का कोई कारण हुआ होगा नहीं आने का। वो हो सकता है कहीं फंसे हो किसी बड़ी चीज में, कोई बड़ी घटना हो गई हो यूपी में, या कोई और जरूरत हो, उनकी विधानसभा भी चल रही है, तो ऐसे में कोई कारण हो सकता है। लेकिन योगी जी तो आ ही जाते हैं। योगी जी तो राजस्थान में आते हुए प्रसन्न होते हैं, खासकर जब बीजेपी का कोई काम हो रहा होता है। तो योगी जी जो है, आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के दौरान योगी जी खूब राजस्थान में घूमे। मेरे ख्याल में 40-50 सभाएं की होंगी उन्होंने कुल मिलाकर। तो योगी जी का कारण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि योगी जी उन भजन लाल जी को ये सलाह दें कि राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त बनी हुई है, और क्राइम का ग्राफ बहुत हाई है। योगी जी ने किस तरीके से अपनी स्टेट से उसको टैकल किया, और किस तरीके से छोटी-छोटी चीजें करके कंट्रोल किया वहाँ क्राइम को, तो वो जो है, वो थोड़ी-सी राय भजन लाल जी को ये दें, चाहे टेलीफोन पे दें, चाहे बुलवा के बात करके आपस में मिलकर दी जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में भी क्राइम के ऊपर हर तरीके से रोक लगना चाहिए। बिल्कुल, और महेश शर्मा जी। हाँ जी। जो कई चुनौतियां हैं भजन लाल जी के सामने, उनमें से एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी है। आर्थिक स्थिति तो है ही, लेकिन ये भी है, और बल्कि कई मायनों में आर्थिक स्थिति से ज्यादा बड़ी चुनौती ये है कि राजस्थान में सड़क से चलता हुआ आदमी कहीं अपनी जान का कहाँ गंवा देगा। सड़क पे कमरे में बैठा हुआ आदमी को कब कौन किडनैप कर देगा या कौन गोली मार देगा। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये पब्लिक एट लार्ज को जो है भयभीत करती हैं। इसको रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। महेश शर्मा जी, आखिरी सवाल आपसे। चैलेंजेस सरकार के सामने, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के सामने जो चुनौतियां हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, आर्थिक हालात, सरकार का जो खजाना है वो समस्या है, इसके अलावा? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है, ये तो है ही दो जो बताई है। तीसरी, जो एक नया मुद्दा जो राजस्थान में जो बना है, पूर्वी राजस्थान नहर वाला जो है, उसके लिए चूंकि ये पूर्वी क्षेत्र से भरतपुर से आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये भी एक चैलेंज है कि वो किस तरह से मध्य प्रदेश में भी मतलब भाजपा की सरकार है, यहाँ पे भी भाजपा सरकार है, और केंद्र में भी भाजपा सरकार है। अब वो किस तरह से इस 13 जिलों की जो ये सिंचाई और जल परियोजना है, उसे किस रूप में मतलब क्या कहते हैं हल कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये भी एक मतलब एक चुनौती है। इसे भी दूर करने, जो भी तकनीकी पक्ष से कमियां हो, या मतलब सहयोग की बात हो, या राष्ट्रीय स्तर पे इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात हो, तो ये भी एक चुनौती के रूप में तो सामने है ही इनके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, राज्य के मुख्यमंत्री के सामने कांटों का ताज उन्होंने पहना है और बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है, जिससे पार पाना है मुख्यमंत्री को। उसके बाद जो आर्थिक हालात हैं प्रदेश के, जिनकी चर्चा लगातार होती रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं तो चला दी मुख्यमंत्री ने, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। अब सरकार क्या और कैसे काम करती है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी जनता की अपेक्षा, उम्मीद है। और आज का
सवाल भी है। मुख्यमंत्री को एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।